Begin from first. The term biotechnology was first used by Karoli Erecki in 1919, meaning the production of products from raw materials with the aid of living organisms. In 1971, a paper published by Kathleen Dana and Daniel Nathans marked the beginning of the recombinant DNA era. The paper described the isolation of an enzyme from bacteria and the use of the enzyme to cleave viral DNA at specific nucleotide sequences. It contained the first published photograph of DNA cut with such an enzyme, now called a restriction enzyme. Using restriction enzymes and a number of other resources, researchers of the mid to late 1970s developed various techniques to create, replicate, and analyze recombinant DNA molecules. DNA created by joining together pieces of DNA from different sources. देखो इसमें क्या हुआ एक्चुअली, ये जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का डिस्कवरी के बारे में बोल रहे हैं। तो एक्चुअली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या है? ये वो एंजाइम है जो एक पर्टिकुलर साइट पे कट करते हैं, ठीक है। नाउ तो उसका डिस्कवरी किसने किया था? डाना एंड नैथान्स। तो ये पूरा उस कंसेप्ट का डिस्कस कर रहे हैं। हाँ आगे। These techniques, called the recombinant DNA technology and often known as gene splicing in the early days, marked a major advance in research in molecular biology and genetics, allowing scientists to isolate and study specific DNA sequences. For their contributions to the development of this technology, Daniel Nathans, Hamilton Smith, and Werner Erber were awarded the 1978 Nobel Prize in Physiology or Medicine. एक तो डाना वालों को मिला है, ओके, वो हम बाद में देखेंगे। एक यहाँ भी इनको मिला हुआ है। इवन स्टैनले कोहेन एंड बोयर हैव बीन अवार्डेड नोबेल प्राइज, है कि नहीं? हाँ चलिए। So they're very very important activities. Okay, so you have to remember these terms. The power of recombinant DNA technology is astonishing, enabling geneticists to identify and isolate a single gene or DNA segment of interest from a genome. Through cloning, large quantities of identical copies of this specific DNA molecule can be produced. These identical copies or clones can then be manipulated for numerical purposes. देख रहे हो कि नहीं? एक्चुअली दीज आइडेंटिकल, देखो ये स्टेप वाइज पढ़ो। तो सबसे पहले हमने क्या किया? द पावर ऑफ इज एस्टोनिशिंग, एनेबलिंग द साइंटिस्ट टू आइसोलेट अ सिंगल जीन ऑफ इंटरेस्ट। मतलब पूरा जितना, जैसे हमारा 30,000 जीन है, उस 30,000 जीन में से एक पर्टिकुलर जीन को आइसोलेट करना, ये कोई मजाक नहीं है। बिकॉज कुछ भी हमें 2 मीटर लंबा डीएनए दिखता नहीं है। तो हाउ टू सी दैट जीन? अगेन तो वी आर यूजिंग दिस ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी। उसके बाद क्या है? थ्रू क्लोनिंग। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? लार्ज क्वांटिटीज ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज कैन बी प्रोड्यूस। ओके, क्योंकि भाई हम लोग को एक बैक्टीरिया को देखकर क्या करना है? वी हैव टू गिव बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया सो दैट प्रोडक्शन मैक्सिमा बढ़ जाएगा। ओके, दीज आइडेंटिकल कॉपीज और क्लोन्स, ओके, इसको फिर हम लोग क्या करेंगे? इसको हम कैन बी मैनिपुलेटेड फॉर न्यूमरस पर्पसेस। ओके, तो इसको हम कुछ भी कर सकते हैं, लाइक कंडक्टिंग रिसर्च ऑन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए, स्टडीइंग जीन एक्सप्रेशन, स्टडीइंग प्रोटीन प्रोडक्ट्स टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। समझ में आया? तो ये जो स्टडीइंग जीन एक्सप्रेशन, अभी आपका एक सेमिनार हुआ था ना, तो उसमें स्टडीइंग जीन एक्सप्रेशन जो है, तुम लोग दिए नहीं थे क्या वो सेमिनार अनन्या? नहीं सर, वो लास्ट में डेट चेंज करते करते फिर ओके ओके, और उसमें भी सेकंड प्राइज हमारे जूनियर बच्चों को मिल गया है। हाँ, 11th क्लास के 2 बच्चे प्राइज थे। चलिए, सो उसमें तो इसलिए देखिए, तो ये जो स्टडीइंग जीन एक्सप्रेशन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जीनोमिक्स। एंड स्टडीइंग प्रोटीन प्रोडक्ट्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटियोमिक्स। तो यही आपका जो उस टॉपिक में था। तो इसलिए बायोटेक्नोलॉजी हैज गिवन बर्थ to 2 beautiful sciences. One is called genomics and one is called proteomics. Understood? चलिए और बोलिए। आगे बढ़ो।
The fundamental techniques involved in recombinant DNA technology subsequently led to the field of genomics, enabling scientists to sequence and analyze entire genomes. हाँ देखे तो आ गया जेनोमिक्स का जिक्र। Yes, sir. तापरे every day the newspaper tell you about remarkable feats of science and technology in helping man। अरे ये वाला जो चीज है तो जो ह्यूमन इंसुलिन, तो ह्यूमन इंसुलिन को हम लोग क्या बोलते थे? इट वाज Humulin. कॉल्ड ह्यूम्यूलिन। फिर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, कॉटन बीटी एंड सो मेनी अदर थिंग्स, तो ये सब हमारा इस टेक्निक से डेवलप हुआ है। ठीक है, चलिए सो अब दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, द प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसमें व्हाट आर द स्टेप्स? तो इन स्टैंडर्ड क्लोनिंग प्रोटोकॉल्स, ये प्रोटोकॉल शब्द का मतलब है डेफिनाइट रूल्स। ठीक है, तो in standard cloning protocols, the cloning of any DNA fragment essentially involves 7 steps. Yes, Udit, are you able to read? Udit, Yes, sir. हाँ पढ़ो 7 steps. In standard cloning protocols, the cloning of any DNA fragment essentially involves 7 steps. Number 1, choice of host organism and cloning vector. समझ में आया? Number होस्ट ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? Who is host organism बोलो? जो हमारा जिसके माल अंदर बनाएगा। यस, माने जिसके अंदर हम अपना जीन डालेंगे एंड जो हमारे लिए प्रोडक्ट को बनाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। अंडरस्टूड? एंड क्लोनिंग वेक्टर है जिसके सहारे हम अपना जीन प्रोडक्ट को भेजेंगे। क्लियर? चलिए स्टेप 2, selection of vector DNA that can self-replicate within the host cell. अब सुनिए अगेन, व्हाट डज दिस सिलेक्शन ऑफ वेक्टर डीएनए मीन? सिलेक्शन ऑफ वेक्टर डीएनए मीन्स कि अब अगर मुझे सपोज मेरा स्कूटी उठवाना है तो कैन आई गिव द ऑर्डर टू जागृति एंड श्रीदत्ता? बोलो, क्या ये लोग मेरा स्कूटी उठाने में मदद कर सकते हैं? नहीं सर। नहीं, तो इसलिए मुझे तगड़े लोग चाहिए। बट सपोज मेरे को जैसे कुछ क्वेश्चन पेपर उठवा के जाना है, देन आई कैन आस्क जागृति या श्रीदत्ता टू डू द नेसेसरी, है कि नहीं? तो इसलिए वेक्टर डीएनए ढूंढने का मतलब है आप कौन सा जीन यूज कर रहे हो, उसका वेट कितना है एंड वेक्टर का वेट कितना है। तो इसलिए ये सब सोच समझ के आप अपना वेक्टर को यूज करें। ठीक है जी? उसी तरह आपका यूकैरियोट में बनाना है या प्रोकैरियोट में बनाना है, तो ये सब सोचकर आप इसका काम करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Preparation of DNA to be cloned called as insert. यस, तो जो डीएनए हम डालेंगे उसको ढूंढ के निकालना एंड उसको तैयार करना। तैयार करने का मतलब क्या है? अगर आपको ध्यान है, मैंने आपको समझाया था कि अगर if that DNA that we are using and vector that we are using cannot be cut with the same enzyme, तो हम लोग क्या करेंगे? वो वाला एंजाइम वेक्टर को सिलेक्ट preference करेंगे जो वेक्टर को काट लेगा। ठीक है जी? फिर उसका जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स है वो न्यूक्लियोटाइड्स हम इंसर्ट डीएनए में ऐड करेंगे, फिर उसको कटवा देंगे। अंडरस्टूड? सो दैट इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ क्लोन डीएनए। उसको तैयार करो ताकि वो होस्ट में अटैच हो सके वेक्टर में। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट उदित। Creation of recombinant DNA or rDNA by insertion of the DNA fragment into a carrier DNA molecule called vector. Example, plasmid. हाँ, तो अगर जब आपने हमारा डीएनए और उसका डीएनए जोड़ दिया या दो अलग अलग डीएनए जोड़ दिया, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या उसको काइमेरिक डीएनए भी बोला जाता है। ओके, इट इज आल्सो कॉल्ड काइमेरिक डीएनए। व्हाई? बिकॉज काइमेरा एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी पार्ट होते हैं। लाइक स्फिंक्स, स्फिंक्स में क्या होता है? हेड ऑफ ए मैन एंड बॉडी ऑफ अ लायन, है कि नहीं? तो वैसे
तो इसलिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसको काइमेरिक डीएनए भी बोला जाता है। चलिए आगे। Introduction of recombinant DNA into the host organism, which is also called transformation. ट्रांसफॉर्मेशन, तो इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट। Selection of organisms containing recombinant DNA हाँ, मैंने and कहा है हमारा screening for डीएनए, वेयर इज दैट। हाँ, एंड सेवेंथ है and screening of for clones with desired DNA inserts and biological properties. यस, मैंने उसके बाद उसका जो करना है करो और क्या। चलिए, तो ये मैं आपको एक क्लासमेट दिखा रहा हूँ, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़िए। तो इसलिए इस Plasmids are प्रोसेस में हम लोग प्लास्मिड्स को यूज कर रहे हैं। तो ये आपके अलग अलग तरीके के प्लास्मिड्स हैं। हाँ, पढ़ो ये। plasmids are autonomously replicating circular extrachromosomal DNA. Yes, please remember this. Why did we select the plasmid and not the genome? Because प्लास्मिड को अगर हम छेड़छाड़ करते हैं तो होस्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट अगर आप जीनोम को छेड़छाड़ किए एंड सपोज होस्ट मर जाएगा या होस्ट का कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो हमारा काम नहीं होगा। So that is one of the Yes, sir. most important reason of using plasmid is it does not affect the what? It does not affect the organism. Secondly, it can replicate on its own. माने उसको अपना रेप्लिकेशन कराने के लिए होस्ट के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड नहीं करना पड़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। They are the standard cloning vectors and the ones most commonly used. हाँ, हम और बहुत सारे वेक्टर देखेंगे, बट ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज वेक्टर है। हाँ, Most general plasmids may be used to clone DNA insert of up to 15 kb in size. बस ये याद रखना। तो अगर आप प्लास्मिड यूज कर रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा बड़ा साइज क्या होगा? 15 किलो बेस, बोला मैंने 15,000 बेस पेयर, उससे ज्यादा वो नहीं उठा पाएगा। यस, तो अब ये जो प्लास्मिड है, देखो कुछ तो नेचुरल प्लास्मिड्स होते हैं, मतलब जो आपको बैक्टीरिया में मिलेगा। तो इसीलिए सपोज आपको एक्स बैक्टीरिया में एक प्रॉपर्टी मिला, तो आप अगर आप नेचुरल प्लास्मिड्स यूज करते हो तो आपको वही मिलेगा जो उसके साथ मिलता है कि नहीं? तो जैसे फॉर एग्जांपल यू वांट, सपोज यू वांट ए पर्सन बट नॉट हिज बैड हैबिट्स, तो इज इट पॉसिबल? तो इससे जनरली अगर आपको पर्सन जो एक्स पर्सन चाहिए तो उसको उसका हर चीज के साथ ही आपको वो मिलेगा। बट सपोज यू वांट प्लास्मिड विच विल हैव दिस एंड दैट प्रॉपर्टी, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको? उससे बनाना पड़ेगा। ओके, Artificial. तो इसलिए यस, तो नेचुरल प्लास्मिड जो मिल रहा है वो अगर आपके काम को सूट नहीं कर रहा, देन यूज मेक आर्टिफिशियल प्लास्मिड। तो जैसे मेरे पास 3 बैक्टीरिया है, मुझे एक ऐसा प्लास्मिड चाहिए जिसमें वो तीनों का फीचर हो, इसका कुछ, उसका कुछ, इसका कुछ। तो इस केस में मैं क्या करूंगा? तो आई विल यूज अ प्लास्मिड, I'll make a plasmid having all the good points of all the 3. Understood? चलिए, तो Yes, next। sir. Yes, sir. हाँ, बढ़ो आगे। One of the earliest commonly used cloning vectors is the PBR322 तो plasmid. जो आपका बुक में दिया हुआ है, हमारे एनसीईआरटी में एक ही प्लास्मिड दिया है, दैट इज कॉल्ड PBR322। क्या है हम बाद में बात करेंगे। तो ये वन ऑफ द अर्लीस्ट क्लोनिंग वेक्टर्स है, and that too artificial, as you know from the name that it is this was prepared by Bolivar and Rodriguez। तो इसलिए ये नेचुरल तो हो नहीं सकता, तो ये प्रिपेयर्ड है। हाँ, Other cloning vectors include the PUC series of plasmids and a Yes. large number of different PUC cloning का plasmid मतलब क्या vectors है? in- प्लास्मिड डेवलप्ड इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। तो समझ रहे हो? तो उसका एक सीरीज है, वो हम भी we will discuss one of them also। हाँ, Many plasmids have high copy number. For example, सुनिए, PUC ये 19 क्या है? व्हाट इज हाई कॉपी नंबर? ये आपको याद रखना है। ओके, हाई कॉपी नंबर का मतलब है हाउ मेनी प्लास्मिड
a bacteria can tolerate. समझ रहे हो? तो सपोज आपने एक ऐसा होस्ट लिया है इकोलाई जिसमें 20 प्लास्मिड हो सकता है, आप क्लोनिंग करके 200 कर दिए, तो क्या होगा? वो वहां सरवाइव नहीं करेंगे। तो ओके, आपका ये लिंक डिस्कनेक्ट होने से जॉइन द सेम लिंक। ओके, हाँ चलिए, Yes, वी अंडरस्टैंड व्हाट इज हाई कॉपी नंबर। तो देखो हमारा ऑब्जेक्टिव Yes, है sir. क्लोनिंग, हमारा ऑब्जेक्टिव है क्लोनिंग, मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हम ऐसा प्लास्मिड लें जिसका कॉपी नंबर हाई है तो बढ़िया है कि नहीं? तो इसीलिए जो पीयूसी प्लास्मिड है उसका कॉपी नंबर 500 से 700 कॉपी हो सकता है पर सेल। ओके, तो इसका मतलब क्या है? इफ यू आर यूजिंग पीयूसी 19 तो वो एक बैक्टीरिया में 500 to 700 हो सकता है। तो बढ़िया है कि नहीं? चलिए, And high copy number is useful as it produces greater yield of recombinant plasmid for subsequent manipulation. हाँ However, low copy number plasmids may be preferably used in circumstances. For example, when the protein from the cloned gene is toxic to the cells. यस। अब सपोज आप एक ऐसा प्रोटीन होस्ट में बनवा रहे हो जो होस्ट ही को मार देगा, है कि नहीं? तो फिर व्हाट विल डू? तो उस केस में हम लोग लो कॉपी नंबर प्लास्मिड लेंगे ताकि होस्ट मरे ना। अंडरस्टूड? चलिए, गुड। yes, sir. नेक्स्ट। Some plasmids contain an M13 bacteriophage origin of replication and may be used to generate single-stranded DNA. यस, तो M13 जो बैक्टीरियोफेज है वो एसएसडीएनए वाला है, तो उसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हमने यूज किया, तो उससे क्या होगा? इट विल जेनरेट सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। मतलब अगर आपको सिर्फ एक ही स्ट्रैंड बनवाना है तो आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, दीज आर कॉल्ड फेजमेट्स। ओके, तो जैसे उसको हम लोग कहते हैं प्लास्मिड, इसको हम क्या कहते हैं? फेजमेट्स। Phasement. एंड उसका एक एग्जांपल है पी ब्लू स्क्रिप्ट सीरीज ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स। ठीक है, तो ये एक प्लास्मिड मैं आपको दिखा रहा हूं, सो इसको पढ़िए अनन्या, दिस थिंग। The first rDNA molecules to be generated using these procedures were established by the combined efforts in 1973 by the molecular biologist Paul Berg, Herbert Boyer, Annie Chang, and Stanley Cohen. हाँ, तो इसलिए इस काम के लिए बोयर एंड कोहेन को नोबेल प्राइज से दिया गया था बाद में। ओके, तो अब ये देखिए, ये एक आपका वेक्टर है, देख रहे हो? तो दिस इज अ वेक्टर। इसमें हम क्या देख रहे हैं? ये जो है ये ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन सीक्वेंस है, ओ ऑपरेटर साइट, प्री प्रमोटर सीक्वेंस। ओके, एंड ये आपका जीन एनकोडिंग, ये अलग अलग ओरिजिन साइट है, देख रहे हो? ओरी मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। Origin of ये replication. आपके सिलेक्टेबल मार्कर है। ओके, एंड इसलिए ये अलग अलग तरीके का कंसेप्ट है। ये आपका राइबोसोम बाइंडिंग साइट है एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ठीक है, चलिए, तो अब ये हमारा हिस्ट्री है। सो दिस इज द टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो जो हम लोग यूज करेंगे फॉर बायोटेक्नोलॉजी, है कि नहीं? तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? टूल्स। क्या क्या चाहिए हमें? तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, Restriction enzyme. या इनको हम लोग क्या कहते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। Endonuclease. ओके, एंडोन्यूक्लियेज। ठीक है जी। नाउ यस श्रीदत्ता, आई हर्ड यू, आर यू देयर? Yes, sir. हाँ, तो इसको पढ़ो। A restriction enzyme, restriction endonuclease or restrictase, is an enzyme that cleaves DNA into fragments at or near specific recognition sites ये याद within रखना। molecules. एक्चुअली हम लोग देखेंगे देयर आर डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंडोन्यूक्लियस। तो व्हाट इज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस? जो रेस्ट्रिक्शन साइट के आसपास काटता है, इधर उधर नहीं काटता। ओके, तो दैट इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसीलिए ओके, हाँ चलो आगे। Restriction enzymes are one class of the broader
nuclease group of enzymes. हाँ Restriction enzymes are commonly classified into 5 types, which हाँ differ in their structure and whether they cut the DNA substrate at the recognition site or if the recognition and cleavage sites are separate from one another. यस मतलब आपका रिकॉग्निशन साइट क्या है, जो जिससे आप उसको पहचानते हैं। क्लीवेज साइट क्या है, जहां वो काटता है। ऐसे कट करेंगे। तो इन केस ऑफ हम लोग जो एंडोन्यूक्लियस यूज करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उसमें रिकॉग्निशन क्लीवेज साइट सेम होता है। ओके तो वो जो क्लीवेज साइट है, इट इज समवेयर इन द रिकॉग्निशन साइट, बट इन अदर्स ऐसा नहीं है। ठीक है, To cut DNA, all restriction enzymes make 2 incisions, once through each sugar phosphate backbone, that is each strand of the DNA double helix. These enzymes are found in bacteria and archaea and provide a defense mechanism against invading viruses. प्लीज रिमेम्बर, एक्चुअली बहुत टीचर्स आपको बताएंगे कि इसका नाम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपने क्यों दिया, तो पीपल टेल दैट दे आर कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बिकॉज दे कट एट रेस्ट्रिक्शन साइट्स। गलत, दैट इज नॉट ट्रू। समझ में आया? तो व्हाई दे आर कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस? नॉट बिकॉज दे कट एट रेस्ट्रिक्शन साइट, बट रेस्ट्रिक्शन साइट उसको क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हीं जगह पर एंडोन्यूक्लियस काटता है। कोई शक? नो सर। तामाने रेस्ट्रिक्शन साइट का नाम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से पड़ा है, ना कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम रेस्ट्रिक्शन साइट से। डू यू अंडरस्टैंड? देन what is restriction site? What is restriction endonuclease? तो एक्चुअली ये जो एंडोन्यूक्लियस है, ये बैक्टीरिया के पास होता है, यूबैक्टीरिया एंड आर्किया, एंड दे यूज इट टू स्टॉप और प्रिवेंट अटैक ऑफ वायरसेस। So since these enzymes are used by bacteria to restrict the growth of viruses, that is why they are called what? Restriction enzymes. रेस्ट्रिक्शन restriction Not enzyme. because they cut at restriction site. उसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो एंडोन्यूक्लियस उसको काटता है। You understand? Yes. So a bacterium uses a restriction enzyme to defend against viruses. When a phage infects a bacterium, it inserts the DNA into the bacterial cell so that it might be replicated. The restriction endonuclease prevents this. वो ये नहीं होने देता, okay, by cutting it into pieces. तो इसीलिए उसका नाम, the restriction enzymes were named for their ability to restrict or limit the number of strains of bacteriophage that can infect a bacteria. Understood? तो इसलिए ये ध्यान रहे आपका। चलिए आगे। Inside a prokaryote, the restriction enzymes selectively cut up foreign DNA in a process called restriction digestion. Meanwhile, host DNA is protected by a modification enzyme, a methyltransferase, that modifies the prokaryotic DNA and blocks cleavage. अब सुनो, ये हम ऑलरेडी जिसके बारे में डिस्कस किए हुए हैं, मेथिलेशन, याद है कि नहीं? तो भाई देखो, एंजाइम तुम्हारा मेरा कैसे पहचानेगा? हाउ द एंजाइम will identify virus DNA and not attack the phage DNA, bacterial DNA. This is because the host क्या करता है, वो अपना DNA को मेथिलेट कर देता है। Understood? So when it is methylating its own DNA, so now the restriction enzyme will not cut it. Understood? ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? मतलब उस वायरस का डीएनए को तो काट देंगे, बट अपना डीएनए को नहीं तोड़ेंगे। यू अंडरस्टैंड? तो दिस इज द कंसेप्ट। हाँ, तो ये पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। When a